हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीजीटी एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है। हम लोग जानते हैं कि बहुत कम समय रह गया है, करीब करीब 30 दिन का समय आपके पास बचा है। अब इन 30 दिनों के दौरान क्या रणनीति हम लोगों को अपनाना चाहिए, क्या चीज़ पढ़ लेना चाहिए जहाँ से प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। तो 30 दिन की रणनीति से संबंधित हमारा ये वीडियो है। आप एक कागज और कलम लेकर के बैठ जाइए और जो जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं वो टॉपिक आपको जो है सो तैयार कर लेना है इन 30 दिनों के दौरान। ठीक है, लगे हाथ आपको क्या करना है कि रोज करीब करीब जो है 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन बैंक की सहायता से, है ना। आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है तो करीब करीब 2 सेट है ना, 100 का 2 सेट आपको रोज जो है सो बनाना है। इस प्रकार से 30 दिन में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि करीब करीब 6000 क्वेश्चंस पर आप काम कर लें, मतलब 6000 प्रश्न आपके नजरों से गुजर जाना चाहिए, है ना। अब इन 30 दिनों के दौरान पूरे भारतीय इतिहास को जो है सो कैसे देखना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको हम बताएंगे कि किस सेक्शन से क्या क्या चीज आपको जो है सो देख लेना है ना। क्योंकि समय बहुत कम है तो कम समय में हम लोगों को जो है सो कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है सो आउटपुट हम प्राप्त करें, इस पर जो है सो हम लोग बात करेंगे, है ना। चूंकि समय कम है तो जितने भी परीक्षार्थी हैं सभी कह सकते हैं कि एक ही नाव पर जो है सो सवार हैं, इसलिए घबराने की जो है सो कोई आवश्यकता नहीं है ना। अगर तैयारी करने का मौका या समय नहीं मिला तो करीब करीब जो है सो 99% लोगों को जो है सो नहीं मिला है तैयारी करने का मौका, इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। कटअप अगर जाएगा तो कम जाएगा, इसलिए यहाँ किसी भी तरह का टेंशन लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। कूल माइंड से आप जो है सो काम कीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग बात करें, है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए कि जो भी प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से, उनसे जुड़ी हुई विशेषताओं को जो है सो आपको देख लेना है ना। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की विशेषताओं को जो है सो आपको पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि क्या चीज कहां से हम लोगों को प्राप्त हुआ है खुदाई में, है ना। वैदिक काल की अगर हम लोग बात करें तो वैदिक काल में आपको वैदिक साहित्य को जो है सो बढ़िया से आप पढ़ लीजिए, है ना। ऋग्वेद से लेकर के उपनिषद तक जितने भी वैदिक साहित्य हैं सभी वैदिक साहित्य का जो है सो प्रॉपर वे में आप अध्ययन कर लीजिए। और उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत गोत्र व्यवस्था, संस्कार व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को बढ़िया से समझ लीजिए और उसको जो है सो बढ़िया से पढ़ लीजिए, है ना। महाजनपद काल में अगर हम लोग आते हैं तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों को आप पढ़िए। बौद्ध धर्म में महायान बौद्ध धर्म का उदय और विकास खंड को जो है सो आप बेहतर तरीके से देख लीजिए। फिर मौर्य काल में अगर हम लोग आते हैं तो मौर्य काल में अशोक के धम्म को आप देख लें, अशोक के शिलालेख को जो है सो आप प्रॉपर वे में देख लें, है ना। अशोक के धम्म से, अशोक के शिलालेख से प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं, तो इस पर जो है सो आप विशेष फोकस करें, है ना। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ें और मौर्योत्तर काल में अगर हम लोग जाएं तो हम लोग सब जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ था प्राचीन काल के अंतर्गत, है ना। तो व्यापार वाणिज्य वाला जो खंड है मौर्योत्तर काल का, है ना, कि व्यापार जो होता था, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ या रोमन साम्राज्य के साथ, तो किन किन चीजों का व्यापार होता था, किन किन बंदरगाहों का जो है सो उपयोग होता था, कौन सा बंदरगाह कहाँ पर जो है सो अवस्थित था। मौर्योत्तर काल में विभिन्न प्रकार के जो सिक्के जारी किए गए थे तो उन सिक्कों के बारे में आपको अध्ययन कर लेना चाहिए, है ना। फिर गुप्त काल में अगर हम लोग आते हैं तो गुप्त काल के अंतर्गत जो सांस्कृतिक जो विकास हुआ था, चाहे चित्रकला का विकास हो, स्थापत्य कला का विकास हो, संगीत कला का विकास हो, है ना, तो इसको आपको बेहतर तरीके से देख लें। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों को, उनके कार्यों को जो है सो आपको देख लेना चाहिए, है ना। गुप्त काल में खास करके जो शिक्षा और साहित्य का जो विकास हुआ, बहुत सारी पुस्तकें जो लिखी गई, तो उन पुस्तकों के बारे में एक सामान्य अध्ययन जो है सो आप कर लीजिए, है ना। फिर गुप्त काल के बाद अगर हम लोग बढ़ते हैं गुप्तोत्तर काल में, तो यहाँ पर आप मुख्य रूप से पल्लवों के बारे में पढ़ लीजिए। पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों को जो है सो आप बेहतर तरीके से देख लीजिए। जो भी मंदिर निर्माण से संबंधित जो स्थापत्य की विभिन्न शैलियां जो पल्लवों के अंतर्गत उदित हुई, उनसे जुड़ी हुई विशेषताओं को जो है सो आप देख लें। यहाँ से प्रश्न जो है सो पूछे जाते हैं, है ना। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो राजपूत काल के अंतर्गत, है ना, इतना तो पढ़ने का समय नहीं है, तो राजपूत काल के अंतर्गत कुछ प्रमुख वंश जो हुए, है ना, तो उन वंश के संस्थापकों को जो है सरसरी नजर से जो है सो एक बार आप देख ले, है ना, बहुत ज्यादा जो है सो डिटेल्स में देखने की आवश्यकता जो है सो नहीं है ना। फिर हम लोग अगर स्टार्टिंग से लेकर के पूरे राजपूत काल तक देखें तो 4 ऐसे व्यक्ति हुए, है ना, या 5 कह सकते हैं, जिनकी विवरणी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मेगास्थनीज की विवरणी को आपको बढ़िया से देख लेना है ना। फिर फाहियान की विवरणी को, ह्वेनसांग की विवरणी को, इत्सिंग की विवरणी को और अलबरूनी की विवरणी को जो है सो आपको बेहतर तरीके से देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी आपका 1 या 2 प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है ना। गजनवी और गोरी के आक्रमण को जो है सो आपको बेहतर तरीके से देख लेना चाहिए। गजनवी और गोरी के आक्रमण के पश्चात जो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई, तो दिल्ली सल्तनत में आप मुख्य रूप से बलबन को जो है सो देख लें, है ना, अलाउद्दीन खिलजी को देख लीजिए और मोहम्मद बिन तुगलक को जो है सो देख लीजिए, है ना। सल्तनत काल के दौरान जो भक्ति आंदोलन जो चला और जो सूफी आंदोलन चला, तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को आपको पढ़ लेना चाहिए, है ना। फिर अगर हम लोग मुगल काल में आते हैं तो मुगल काल में बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के बारे में एक सामान्य जानकारी जो है सो आपको रख लेना है ना। मनसबदारी व्यवस्था को बढ़िया से देखना है, मतलब अकबर को बढ़िया से आपको जो है सो देख लेना है, क्योंकि मुगल काल के अंतर्गत अकबर से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है ना। तो अकबर को देखना है, औरंगजेब तक ऐसे आपको देख लेना है ना। फिर मुगल संस्कृति का, है ना, मतलब कि किस मुगल बादशाह के काल में किस प्रकार का सांस्कृतिक उपलब्धि अर्जित किया गया था, उसको बेहतर तरीके से आपको देख लेना चाहिए, है ना। फिर अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं क्या कि जो यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में जो आगमन हुआ, तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन को सरसरी तौर पर जो है सो आपको देख लेना है। फिर अंग्रेजों का भारत पर जो अधिपत्य हुआ, है ना, तो उसके लिए कुछ प्रमुख युद्ध जो है सो उनको लड़ना पड़ा था। तो मैसूर के साथ अंग्रेजों के संबंध को, सिखों के साथ अंग्रेजों के संबंध को, मराठों के साथ जो उनका युद्ध हुआ उसको, है ना, इन सब युद्धों को, है ना, रिलेशन को आपको बेहतर तरीके से समझ लेना है। फिर बंगाल पर अंग्रेजों ने किस प्रकार विजय प्राप्त की, पलासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, इसको देख लेना है ना। फिर हम लोग 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो राजा राम मोहन राय को आपको बेहतर तरीके से देख लेना चाहिए। और महिलाओं से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी 19वीं शताब्दी में, तो महिलाओं से जुड़ी हुई जो सामाजिक समस्याएं थी उसके निराकरण के लिए क्या क्या प्रयास हुए थे, यहां से भी प्रश्न जो है सो पूछा जा सकता है ना। फिर 1857 के विद्रोह को जो है सो आपको देख लेना चाहिए, है ना। इसके बाद फिर कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक का जो काल है, मतलब जो फ्रीडम मूवमेंट वाला जो सेक्शन है, तो फ्रीडम मूवमेंट से करीब करीब 20 से 22 प्रश्न जो है सो आपका रहेगा, है ना। तो पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को आपको बेहतर तरीके से जो है सो तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अमृत महोत्सव का भी जो है सो समय चल रहा है, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, है ना। तो फ्रीडम मूवमेंट पर आपको खास करके काम करना है। 1920 से लेकर के 1930 तक का जो फेज है, तो 1920 से लेकर 1930 तक के काल में जो कुछ भी प्रमुख घटनाएं घटी थी उसको आपको जो है सो देख लेना है, क्योंकि उन घटनाओं का शताब्दी वर्ष हम लोग या तो मना रहे हैं या कमिंग समय में जो है सो मनाएंगे, तो यहां से प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा रहेगी, है ना। फिर 1947 से लेकर के 1964 तक का जो फेज है, तो उसको आपको बेहतर तरीके से जो है सो देख लेना चाहिए, है ना। फिर अगर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें, विश्व इतिहास की हम लोग बात करें, तो आपको कुछ ही काम करना है इसमें। आप फ्रांस की क्रांति को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए नेपोलियन के साथ, रूस की क्रांति को बढ़िया से पढ़ लीजिए, है ना। इसके बाद अमेरिका की क्रांति को बढ़िया से पढ़ लीजिए, पहला और दूसरा विश्व युद्ध जो है सो आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, और हिटलर की उसमें भूमिका जो थी, है ना, उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए। फिर पुनर्जागरण को जो है सो आप बेहतर तरीके से देख लीजिए, यहां से जो है सो आपका प्रश्न आ जाएगा, है ना, काम चलाने लायक प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक था वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसको आपको इन 30 दिनों के दौरान जो है सो तैयार कर लेना चाहिए। मतलब एक रूटीन बना लीजिए, डेट वाइज जो है सो रूटीन बना लीजिए, पर डे
जो भी टॉपिक हम आपको बताएं तो उसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए कि एक दिन में हमको ये टॉपिक जो है सो देखना है, और रोज जो है करीब करीब 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सो देखने का, उसको सॉल्व करने का जो है सो आपको प्रयास करना चाहिए। एक रूटीन बना करके चलिए, कम से कम 8 से 10 घंटा पर डे जो है सो आपको स्टडी में देना है। इतना कीजिए और जॉली मूड के साथ जो है सो एग्जाम देने के लिए जाइए, है ना। निश्चित रूप से जो है सो आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो बिना घबराए हुए, है ना, अभी घबराहट हो रहा होगा कि 30 दिन में क्या पढ़ें, है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पढ़ें, कहां से शुरू करें, है ना, तो उलझन की स्थिति है। तो इससे बचना है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 30 दिन का एक फ्रेश जो है सो रूटीन आप बनाइए। जो जो टॉपिक हम बता दिए आपको, उन टॉपिक्स को जो है सो आप सिर्फ देख लीजिए। आप पाएंगे कि निश्चित रूप से एग्जामिनेशन हॉल में यहाँ से प्रश्न रहेगा ही रहेगा। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए विषयों के साथ जो है सो मिलेंगे। थैंक यू।